यार तुम क्यों आई हो? दाऊद उसे अपने ऑफिस में देखकर कराह कर रह गया था। तुम जानते हो, मोमिना ने अपना बैग कंधे से उतारकर जमीन पर कुर्सी के पास रखते हुए उससे कहा। हाँ, और मैं तुम्हें इसका जवाब पहले ही बता चुका हूँ, दाऊद बेचारगी से बोला था। उसे मोमिना से ऐसी हमाकत की तवक्को नहीं थी। दाऊद, तुमने उससे बात नहीं की, मैं जानती हूँ, मोमिना ने दो टोक अंदाज में उससे कहा था। हाँ, और तुम कल्बे मोमिन को नहीं जानती, इसलिए ये बात कह रही हो। दाऊद ने जवाबन उसे तरकीबा तरकी जवाब दिया था। मैं एक बार मिलना चाहती हूँ उससे, एक बार। मोमिना ने उसकी बात काटी थी और इससे पहले कि दाऊद उसे कुछ कहता, कल्बे मोमिन कुछ कागज लिए दरवाजा खोलकर अंदर आया था। दाऊद, ये पेपर्स एक बार देख लो, फिर डिस्पैच करना है इन्हें। और वो रवानी में उन पेपर्स को थमाने के लिए आगे आया था और उस वक्त पहली बार मोमिना अपनी कुर्सी से उठकर खड़ी होकर पलटी थी। वो और कल्बे मोमिन बिल मुकाबल थे और कल्बे मोमिन ने एक सेकंड से भी कम वक्त में उसे पहचान लिया था। उसने वो हाथ पीछे कर लिया था जिससे वो कागजात दाऊद की तरफ बढ़ा रहा था और उसने एक नज़र दाऊद को देखा था जिसका रंग इस वक्त फक हो चुका था। वो जिस बला को टालने की कोशिश कर रहा था वो नहीं टली थी। तुम किस लिए आई हो यहाँ? तमाम अदब लिहाज बलाए ताक रखते हुए कल्बे मोमिन ने बेहद तेज आवाज में सीधा मोमिना ही से कह दिया था। आपसे माजरत करने, उस दिन जो हुआ था नहीं होना चाहिए था। मोमिना ने उसके लहजे की करख्तगी को नज़रअंदाज किया था और मध्यम आवाज में उसने मुद्दा बताया था। माजरत करने? किस चीज़ की माजरत करने मैडम? ये दरवाज़ा देख रही हैं, इसे खोलें एंड गेट लॉस्ट। ये मेरा ऑफिस है, तुम्हारे बाप का ऑफिस नहीं है। कल्बे मोमिन ने जो जवाब दिया था, मोमिना को लगा था उसका चेहरा सुर्ख हुआ होगा। वो उसकी तस्लील करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। मैं वाकई शर्मिंदा हूँ और आपसे माजरत करना चाहती हूँ। वो ढीठ नहीं थी, बेशर्म भी नहीं थी, मगर जिंदगी थी और वो मजबूर भी थी जो उसके पैरों और हाथों को एक ही रस्सी से बांधे हुए थी। कल्बे मोमिन इस बार उस पर ठाड़ा था। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैं क्या कह रहा हूँ? गेट लॉस्ट, और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और तुम, ये आखिरी बार है कि ये मेरे ऑफिस में नजर आ रही है। ये तुम्हारी जो कोई भी है, इसे ऑफिस में नजर नहीं आना चाहिए। अगली बार ये ऑफिस में आएगी तो फिर सिर्फ ये नहीं जाएगी, तुम भी जाओगे। मोमिन ने आखिरी चंद जुमले दाऊद से कहे थे बेहद दुरुस्त लहजे में और फिर कागज उसके टेबल पर फेंकने वाले अंदाज में उछाल कर कमरे से निकल गया था। मोमिना दाऊद से नजरें नहीं मिला सकी और ना ही दाऊद मिला सका था। एक अजीब सुनाटा उतरा हुआ था उस ऑफिस में भी और मोमिना सुल्तान पर भी। जिल्लत इस वक्त उसके सामने इतनी छोटी चीज हो गई थी कि उसे उसकी परवाह नहीं रही थी। परवाह अगर किसी चीज की रह गई थी तो वो जहांगीर था। मैंने बताया था तुम्हें, दाऊद ने जैसे सूरत हाल संभालने की कोशिश की थी। हाँ, और मुझे अफसोस है मेरी वजह से तुम्हें यह सब कुछ सुनना पड़ा। अपना बैग उठाते हुए उसने दाऊद से नजरें चुराई थीं। आंखों में पानी था और ये आंसू ही वो किसी के सामने बहाना नहीं चाहती थी। मुझे अपनी परवाह नहीं है मोमिना, मगर दाऊद ने कहकर बात अधूरी छोड़ी थी। मोमिना सर हिलाकर रह गई। जहांगीर के लिए आई थी। उसने अजीब बेरब्ती से ये जुमला बोला था। तुम जहांगीर के लिए परेशान मत हो, जो भी हुआ मैं करूंगा। कुछ लोगों से कहा है मैंने तुम्हारे लिए, कुछ ना कुछ हो जाएगा। वो ये ना भी बताती तो भी दाऊद को अंदाजा था उसे इस तरह उस फिल्म में काम मांगते और उसके लिए कल्बे मोमिन जैसे शख्स के सामने नाक रगड़ने के लिए कौन सी जरूरत मजबूर कर रही थी। मोमिना ने मजीद कुछ नहीं कहा था। वो खामोशी से वहां से निकल आई थी।
उस बेहद मुख्तलिफ अंदाज में डेकोरेटेड स्टूडियो और ऑफिस से जिसका मालिक इस वक्त मोमिना सुल्तान की जिंदगी का वाहिद काबिल नफरत शख्स था। कबूतरों वाली वो हवेली जो हमेशा की तरह पुरसुकून और खामोश थी, साइकोलॉजिस्ट के उस काउच की तरह जिस पर बैठकर इंसान अपना अंतर खोजने और अपने बोझ उतारने आता था और हल्का फुल्का हो जाता था। मोमिना दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुई थी, किसी से इजाज़त लिए बगैर। उस हवेली का दरवाज़ा इसी तरह खुला मिलता था वहाँ आने वाले हर शख्स को, और वहाँ आने वाले ज़्यादातर आर्ट स्कूल्स के स्टूडेंट्स होते थे जो अपनी फुर्सत के चंद घंटे वहाँ अपनी मर्जी से आकर गुजारते थे। उस एक काम में मास्टर इब्राहिम के साथ थी और मददगार बनकर जो मास्टर इब्राहिम ने करने का बेड़ा उठाया था। हवेली का दरवाज़ा खुलते ही सामने वो फव्वारे वाला छोटा सा सहन था जो हर वक्त कबूतरों से भरा रहता था, और उनकी अजीब खसूसियत ये थी कि वो वहाँ आने वालों से डरकर नहीं उड़ते थे, अपनी जगह पर ही जमे बैठे रहते थे या चलते चलते कुछ आगे सिरक जाते थे, यूं जैसे गुजरने वालों को रास्ता दे रहे थे। पानी के उस छोटे से फव्वारे के गिर्द बनी हौज में जो उस सहन के बीचों बीच लगा हुआ था, अब भी पानी मौजूद था और बेहद साफ रखने की कोशिश की गई थी उसे। इसके बावजूद कि वो पानी पीने के लिए उड़कर उस हौज के गिर्द बनी उस 4 इंच चौड़ी दीवार पर बैठने वाले कबूतरों की भीड़ से रोज गंदी होती थी, और मास्टर इब्राहिम उसे रोज साफ करते थे ताकि कबूतरों को साफ और शिफाफ पानी मिले पीने के लिए। दाना चुगने के लिए जगह जगह बैठे हुए कबूतरों के बीचों बीच गुजरते हुए मोमिना सुल्तान को अजीब सा सुकून मिला था और हमेशा मिलता था। वो अपनी जिंदगी शोर शराबे से भागती जब यहाँ आती थी, कुछ देर के लिए सब कुछ जैसे ठहर जाता था। वहाँ बिखरी खामोशी उसे उसके अंदर सारा शोर जैसे स्पॉन्ज की तरह जज़ब कर लेती थी। हवेली के खुले बरामदे में मास्टर इब्राहिम फर्श पर पड़ी उस दरी पर अपनी मखसूस जगह पर बैठे हुए अपने काम में मसरूफ थे। उन्होंने हवेली के खुलने वाले दरवाजे पर सर उठाकर अंदर आने वाले को नहीं देखा था, ना ही कबूतरों के बीचों बीच से गुजरने वाली मोमिना के पैरों की चाप ने उन्हें मतवज्जो किया था। वो सर झुकाए बेहद इन्हेमाक से कुरान पाक के उस नुस्खे की जिल्द साजी करने में मसरूफ थे जो उनके सामने पड़ा हुआ था। अस्सलामु अलैकुम मास्टर साहिब। मोमिना ने बरामदे की 2 सीढ़ियां चढ़ते हुए मध्यम आवाज में उन्हें सलाम किया था और फिर अपना बैग दरी पर एक कोने में रख दिया, अपनी मखसूस जगह पर जहां फर्श पर ही वो छोटी सी डेस्क रखी थी जिस पर वो काम किया करती थी। वालेकुम अस्सलाम। अरे मोमिना, इस बार बड़े दिनों के बाद आई तुम। मास्टर इब्राहिम ने बिल आखिर सर उठाकर बेहद खुश दिली से उसका इस्तकबाल किया था। मोमिना तब तक में कान की अंदाज में बरामदे में जगह जगह दीवारों के साथ पड़े बहुत सारे खुले खानों वाली शेल्फों से एक के अंदर मौजूद एक कुरान पाक निकाल रही थी। एक सीरियल में काम मिल गया था मास्टर साहब। शेल्फ के खाने से उस कुरान पाक को बेहद एहतियात से लाकर अपनी जगह पर आने और ज़मीन पर पड़ी उस फर्शी डेस्क पर उस कुरान पाक को रखे हुए मोमिना ने मास्टर साहब को जवाब दिया, उनकी तरफ देखे बगैर, उनसे नजरें मिलाए बगैर। वो इस वक्त जिस ज़हनी कैफियत में वहाँ आई थी नहीं चाहती थी कोई उसे पहचाने। अरे माशाल्लाह, सीरियल का काम मिल गया, मास्टर इब्राहिम ने बेसाख्ता उससे कहा, और उनके इन अल्फाज पर वो यकदम जैसे रंजीता हुई थी। माशाल्लाह ना कहे मास्टर साहब। मास्टर इब्राहिम ने जैसे हैरान होकर उसे देखा था। वो कुरान पाक के उस नुस्खे का काम ख़त्म कर चुके थे जिसका काम वो कर रहे थे। तुम्हारी ख्वाहिश थी सीरियल में काम करने की, तुमने दुआ करवाई थी। उन्होंने मोमिना सुल्तान का चेहरा बगौर देखा था जो सर झुकाए अब उस कुरान पाक को अपने डेस्क पर रखे बैठी थी। हाँ, दुआ करवाई थी, मगर आप माशाल्लाह ना कहें, मुझे शर्म आती है। किससे?
मास्टर इब्राहिम ने जैसे हैरान होकर उसे देखा था। अल्लाह के अलावा किससे आएगी मास्टर साहब? उसने उन्हें देखे बगैर सर झुकाए अब वो कागज खोल लिया था जिस पर वो काम करने वाली थी। उसका कलम और रोशनाई की दवात उसके डेस्क के पास पड़े थे। मास्टर इब्राहिम को यकदम समझ आ गई थी कि उसका इशारा किस तरफ था। रिस्क देता है ये काम भी, रिस्क के लिए ही कहा है माशाल्लाह, उन्होंने मध्यम आवाज में मोमिना से कहा था। वो इतने सालों से उनके पास आ रही थी, वो उसकी जिंदगी के हर इम्तिहान, हर आजमाइश से बखूबी वाकिफ थे। आप नेक हैं, आप जो चाहें कह सकते हैं, वो उनकी बात पर बेसाख्ता बोली थी और वो हंस पड़े थे। तुम भी नेक हो बेटा। उनकी बात पर मोमिना ने कलम हाथ में पकड़े गहरा सांस लेते हुए पहली बार सर उठाकर उन्हें देखते हुए कहा, मैं नेक होती आपकी तरह तो यहाँ ये कर रही होती, सारी दुनिया से कटकर, छुपकर। उसने डेस्क पर रखे उस कागज की तरफ इशारा किया था जिस पर उसने अभी काम शुरू करना था। वो उसकी बात पर मुस्कुराए थे। ये भी तो कर रही हो, उन्होंने उसे जताने वाले अंदाज में कहा था। मगर सिर्फ ये नहीं कर रही ना, और कर भी रही हूँ तो अपने सुकून, अपने लालच के लिए कर रही हूँ। वो अब कागज पर उस कुरान पाक के उन शुरू के सफ़ात को लिख रही थी जिस पर उस बोसीदा कुरान पाक की इब्तदाई तहरीर थी। वो वहाँ पहली बार आर्ट स्कूल के किसी स्टूडेंट के साथ आई थी जो मास्टर इब्राहिम की इस हवेली के बारे में जानता था, जहाँ लोग अपने बोसीदा और मुरम्मत तलब कुरान पाक के नुस्खे देकर जाया करते थे। और वहाँ मास्टर इब्राहिम आर्ट स्कूल के बहुत सारे स्टूडेंट की रज़ाकाराना मदद के साथ फट जाने वाले सफ़ात और मिट जाने वाले अल्फाज को ख़ताती के अंदाज में लिखवा कर कुरान पाक के उन नुस्खों को दोबारा जिल्द करके मुरम्मत किया करते थे। वो वहाँ ये काम कई सालों से कर रहे थे। पहले अकेले किया करते थे, अब कई नौजवान वहाँ आकर शौकिया और जज्बे के साथ ये काम करते थे। ख़ास तौर पर ख़ताती से मुंसलिक स्टूडेंट और मोमिना सुल्तान का इस जगह से तारुफ भी ऐसे ही हुआ था और अब वो मुसलसल वहाँ आने वाले अफराद में शामिल थी जो अपनी सहूलत के औकात में वहाँ आकर मास्टर इब्राहिम की मदद किया करते थे। ये मोमिना सुल्तान के साथ अपने उस टूटे हुए ख्वाब के साथ आज भी जुड़े रहने का ज़रिया था जो आर्ट स्कूल में आर्ट की डिग्री करने की सूरत में कभी उसने देखा था। वो खत्तात बनना चाहती थी, खत्ताती करना चाहती थी और बचपन से उसका अगर कोई शौक़ था तो यही था, इसके बावजूद कि वो एक फिल्मी घराने से ताल्लुक़ रखती थी जहाँ बाप एक फिल्म मेकअप आर्टिस्ट था और माँ सुरैया रेडियो से मुंसलिक रहने वाली एक सिंगर और वीडियो आर्टिस्ट। मगर मोमिना को एक्टिंग में दिलचस्पी थी, ना गाने में, ना ही फिल्म से मुंसलिक किसी और चीज़ में। उसे खत्ताती का शौक़ था और इस शौक़ को बढ़ावा देने में सुल्तान और सुरैया दोनों का हाथ था। ये उनके भी अच्छे वक्तों का ख्वाब था जब वो मोमिना को खत्तात बनाना चाहते थे, मगर आर्ट स्कूल में पढ़ाकर फिर बाहर के किसी मुल्क में बेचकर बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा कर मोमिना के लिए उन्होंने ये कभी सोचा ही नहीं था कि वो ये जहांगीर की तरह फिल्म की फील्ड में आती, हीरोइन बनती। और इसकी वजह सुल्तान था या हुस्ने जहां, ये फैसला करना कभी कभार मोमिना सुल्तान को बहुत मुश्किल हो जाता। मगर ज़िंदगी अपने फैसलों, अपने ख्वाबों और अपनी ख्वाहिशात के ताबे नहीं होती। मोमिना सुल्तान की ज़िंदगी भी नहीं थी। वो जहांगीर को गुर्दों की बीमारी का पता चलने के बाद अपनी तालीम छोड़कर उसका इलाज करने के जुनून में अदाकारा बनी थी और आर्ट स्कूल के ख्वाब के साथ ही उसे ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ छोड़ना पड़ा था, क्योंकि उसे अचानक पता चल गया था कि आगे कुछ भी नहीं है। जो भी अच्छे दिन उन्होंने कभी गुजारे थे वो पीछे रह गए थे और अब वो ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा काम भी कर लेती तो वो सिर्फ जहांगीर का इलाज कर लेना था। जहांगीर कैसा है? मास्टर इब्राहिम ने मौजूए गुफ्तगू यकदम बदला था। दूसरा गुर्दा भी फेल हो रहा है उसका। वो एक लंबी खामोशी के बाद काम करते करते बोली थी,
मैं अभी पहले के लिए भी पैसे जमा नहीं कर पाई। मास्टर साहब, मुझे लगता है मैं आधी पागल हो गई हूँ, बाकी की हो जाऊंगी। उसके अंदर का लावा जैसे फट पड़ा था और आंसुओं के सैलाब के साथ। जो रिस्क कमा रही हूँ वो कमाना नहीं चाहती, जो कमा रही हूँ उससे कोई मसला हल नहीं हो रहा, जो चाहती हूँ वो मिलता नहीं है, जो मिलता है वो चाह नहीं बनता। उसने सर झुका लिया था, फिर आस्तीन से अपनी आंखें और चेहरा रगड़ा। मैं कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए। मास्टर इब्राहिम बेइख्तियार परेशान हुए थे। उन्होंने मोमिना को इतना परेशान और रंजीदा कभी नहीं देखा था।